welcome back to my channel Honors Academy. I am Rashmi Vohra. Today I am telling you the definition and meaning of the SSC. SSC कौन होता है फ्रेंड्स? तो SSC के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी. SSC होता है कर निर्धारिता, मतलब कर निर्धारण करने वाला, जिसका कर लगता है, टैक्स लगता है, मीन्स टैक्स पेई, जो टैक्स पेई होता है. तो ये किसके अंडर आता है? दिस कम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. ठीक है फ्रेंड्स. तो कर निर्धारिती या निर्धारिता बोलते हैं इसको हिंदी में SSC को. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 के अंदर इसकी डेफिनेशन बताई गई है. SSC कौन है फ्रेंड्स? ठीक है, तो मैं आज आपको इसके बारे में बताती हूँ. SSC कौन है? SSC है जो सेक्शन 2 सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग SSC वो पर्सन होता है. मैं आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ. देखिए, द टर्म SSC मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर द एक्ट. मतलब ऐसा पर्सन जो कि जिसने की टैक्स पे करना है या फिर जिसके ऊपर कोई और मनी जो कि पेएबल है बाय द टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961. उसमें SSC कौन कौन हो सकते हैं, मैं उसके टाइप्स बताती हूँ. आपको मीनिंग बता दिया मैंने. जिस इंसान के ऊपर कर लगता है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स लगता है, तो इनकम टैक्स पेएबल है जो पर्सन, जिसको इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को टैक्स देने की ज़रूरत है, उसे कर निर्धारिती बोलते हैं, यानी कि कर देने वाला पर्सन. ठीक है, SSC बोलते हैं. अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि SSC कौन है, तो आप नॉर्मली आपके मुंह से ये निकलेगा कि हाँ, कर जो टैक्स पेएबल है, जो लाइबल, हु द पर्सन हु इज लाइबल टू पे द टैक्स, दैट इज कॉल्ड SSC. बट SSC कई तरह के होते हैं. ठीक है, तो मैं आपको उसके टाइप्स बताती हूँ. SSC की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई कि जिसने टैक्स देना होता है वो SSC. लेकिन और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो SSC की डेफिनेशन के अंडर आते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल्सो. SSC कितनी तरह के होते हैं? देखिए, SSC होते हैं 4 तरह के. एक होता है फर्स्ट नॉर्मल SSC, सेकेंड होता है रिप्रेजेंटेटिव SSC, थर्ड होता है डीम्ड SSC और फोर्थ होता है SSC इन डिफॉल्ट. तो ये 4 तरह के SSC कौन होते हैं, ये कैसे टैक्स पे करते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ. शॉर्ट वीडियो ही बता रही हूँ, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. ये टैक्सेशन के स्टूडेंट्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, 12th क्लास 11th क्लास के अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो गए, CA के लिए, और लॉ के स्टूडेंट्स जो टैक्सेशन लॉ पढ़ते हैं उन सब के लिए भी बेनिफिशियल है. तो और सबसे बड़ी बात, जो नहीं भी पढ़ते टैक्सेशन उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है जो कि SSC हैं. ठीक है, जो करदाता हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, या और कौन कौन से ऐसे लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि जो कि टैक्स, जिनके ऊपर टैक्स लायबल है. तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है. आपको समझ में आ जाएगा कि आप भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं. हो सकता है कि आप भी लायबल हो टैक्स पे करने के लिए. ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बताती हूँ. फर्स्ट मैंने आपको बताया नॉर्मल SSC. नॉर्मल SSC कौन होता है? हु इज़ लायबल फॉर हिज इनकम कॉज्ड अर्नड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. मतलब अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कोई इनकम अर्न की है उसके, और वो टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आती है, मतलब छूट के बाद में, मतलब जितनी, जैसे 5 लाख की छूट चल रही है आजकल, कि अगर आपकी ईयरली इनकम, 1 साल की इनकम आपकी 5 लाख है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. बट अगर आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा हो जाती है तो आप टैक्सेबल इनकम के अंदर आ गई, आपकी इनकम टैक्सेबल हो गई, तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक छूट, एक लिमिट दी जाती है टैक्सेशन के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, कि आपको किस किस को कितनी कितनी एग्जेम्पशन है टैक्स के लिए, आपकी कितनी कितनी सैलरी या कितनी कितनी इनकम होनी चाहिए कि आपको टैक्स पे करना है या नहीं करना है. ठीक है, ये हर साल बजट जब आता है या रूल्स रेगुलेशंस बनती हैं तो हर साल इसमें चेंजेस होते रहते हैं. तो नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल SSC उसी को कहा जाता है कि अगर आपने पिछले साल आपकी इनकम, समझ लीजिए अगर आपको 5 लाख तक की छूट है और आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर तक गई, 1 रुपया भी ऊपर गई है, जितनी भी 5 से 10 लाख तक जितने की लेवल एक मेंटेन है, उसके ऊपर क्या परसेंटेज लगेगी उसके हिसाब से. तो आपकी अगर 5 लाख से ऊपर इनकम है, गई है पिछले साल, तो इस साल आप, दिस करंट ईयर यू विल पे द टैक्स. तो आपको इस साल टैक्स पे करना पड़ेगा. तो आप उसमें करदाता बन गए और आप SSC हैं इस बार. ठीक है, तो ये हो गए नॉर्मल SSC. सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव SSC. तो रिप्रेजेंटेटिव SSC कौन होते हैं वो मैं बताती हूँ. देखिए, द पर्सन
when a person is liable to pay taxes for the income or losses incurred by their by third party, जब कोई थर्ड पार्टी के लिए कोई पर्सन लाइबल हो जाता है पे करने के लिए, ठीक है, सच अ पर्सन इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, मतलब किसी और की इनकम के लिए आप लायबल हो। आप कैसे लायबल होगे किसी और की इनकम के लिए, तो बताती हूँ। व्हेन अ पर्सन इज लायबल फॉर टैक्सेस इज अ नॉन रेजिडेंट, देखिए कोई नॉन रेजिडेंट है, उसकी इनकम यहाँ आ रही है। नॉन रेजिडेंट मतलब जो यहाँ रहता नहीं है, बीच में कभी कभी यहाँ पे आता है, फॉरेन में जॉब कर रहा है, किसी का बेटा है, बेटी है, कोई भी है, या खुद इंसान पर्सन जिसका घर यहाँ पे है लेकिन वो जॉब वहाँ कर रहा है, यहाँ पे नहीं रह रहा। कभी कभी अगर वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर, इंडिया में नहीं रह रहा, तो कभी कभी आ रहा है, लेकिन उसकी इनकम आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, उसकी इनकम है, या उसके कोई भी ऐसे इंटरेस्ट से मनी, कहीं से भी उसकी मनी आ रही है, वो आप रिसीव कर रहे हो अगर, देन यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्सन। उस नॉन रेजिडेंट के लिए आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। इसके अंदर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ, किस किस के लिए आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी माने जाओगे। देखिए, नॉन रेजिडेंट के लिए मैंने आपको बताया, माइनर के लिए बता दिया। नॉन रेजिडेंट तो हो गया जो इंडिया से बाहर रह रहा है, माइनर के लिए भी हो सकते हो। एक अगर माइनर है कोई, उसकी प्रॉपर्टी, अगर उसके नाम कोई प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स ने, गार्जियंस ने कर दी है, उनके पेरेंट्स ने, ठीक है, दादा नाना की तरफ से आ गई, पेरेंट्स की तरफ से माइनर के नाम हो गई है, तो आप उसके लिए भी लायबल हो। उसकी इनकम आपके पास आ रही, क्योंकि आप गार्जियन हो। अगर आप उसके माइनर के गार्जियन हो, देन यू आर द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फॉर द माइनर, ठीक है। अगर एक पर्सन कोई लुनाटिक है, लुनाटिक बोलते हैं ना जिसका थोड़ा सा माइंड में प्रॉब्लम होती है, जो खुद पे नहीं कर सकता, ठीक है, जैसे माइनर खुद पे नहीं कर सकता, नॉन रेजिडेंट खुद नहीं कर सकता, और लुनेटिक नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये वो पर्सन्स हैं जो खुद अपना टैक्स पे नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए जो पर्सन गार्जियन है या रिप्रेजेंटेटिव उनका है, तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। द पीपल रिप्रेजेंटिंग देम कैन ईदर बी एन एजेंट और गार्जियन, तो वो आप उनके एजेंट भी हो सकते हो, गार्जियन भी हो सकते हो, तो आप भी इस कैटेगरी में आ गए, इसलिए आप भी एसएससी बन गए, ठीक है। नंबर थर्ड है डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी किसे कहा जाएगा? डीम्ड का मतलब होता है माना जाना, जैसे कि आपसे माना गया कि आप कर रहे हो, जैसे बोलते हैं ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड कॉलेज है, डीम्ड किसी को एक तरह की कैटेगरी या डिग्री एक तरह की दे देना। डीम्ड का मतलब होता है माना जाना, कि हम मानते हैं कि आपने कर दिया है, ये आप ये करोगे काम। तो डीम्ड का मतलब ये होता है माइट बी असाइंड, व्हेन एन इंडिविजुअल माइट बी असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्सेस बाय द लीगल अथॉरिटीज आर कॉल्ड डीम्ड एसएससी। मतलब किसी लीगल अथॉरिटीज ने आपको ये काम दिया है, आपको असाइन किया है कि आप रिस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए टैक्सेस, ठीक है, तो आप उसके डीम्ड एसएससी माने जाएंगे, कि मतलब आप खुद अपना नहीं कर रहे हो लेकिन उनके लिए कर रहे हो, तो आप उनके डीम्ड एसएससी हो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पर्सन डीम्ड एसएससी हो सकते हैं? देखिए, द एल्डेस्ट सन और अ लीगल हायर ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, अगर कोई व्यक्ति मर गया है, इफ अ पर्सन डाइड, डिसीज्ड बोलते हैं मर गए व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को, तो अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई है, तो उनका सबसे बड़ा बेटा या उनका जो भी लीगल हायर है, ठीक है, हु हैज़ एक्सपायर्ड और विदाउट राइटिंग अ विल, उस इंसान ने, मरने वाले व्यक्ति ने अगर अपनी विल नहीं बनाई है, अगर वो विल नहीं बना के गया, विल बना के गया है, तो विल के अंदर जिसका नाम लिख के गया है वो पर्सन उनका लीगल हायर भी बन गया, और वो पर्सन ही उनका रिप्रेजेंटेटिव भी हो गया, उसी के ऊपर सारा कुछ बर्डन आ गया, वही टैक्स पे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर विल नहीं बना के गया, तो उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर आ गया पर्सन, जिसके ऊपर जिसका आता है कि हाँ ये लीगल हायर है, डेथ के बाद होता है ना हायरार्की, आपने समझी होगी सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो या वो पर्सन या सबसे बड़े बेटे को मान लिया जाता है, उस पर्सन का सबसे बड़ा बेटा, तो वो उसका एसएससी माना जाएगा, ठीक है, उसको डीम्ड माना जाएगा। बोला ना मैंने माना जाएगा, तो उसको माना जाने को डीम्ड एसएससी बोलते हैं। सेकंड है द एग्जीक्यूटर और अ लीगल हायर ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, मतलब किसी मृत व्यक्ति की प्रॉपर्टी का लीगल हायर, अगर किसी की प्रॉपर्टी है उसका लीगल हायर, जैसे कहा जाता है ना कोई व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी तो उसका लीगल हायर ही उसका सक्सेशन के अकॉर्डिंग, जैसे हस्बैंड है उसकी वाइफ, हस्बैंड के बाद वाइफ आ जाती है, वाइफ के लायबल होती है, या वाइफ ऑनर बन जाती है, रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है, वाइफ के बाद में बच्चे बन जाते हैं, जो सबसे क्लोज कैटेगरी के होते हैं वो माने जाते हैं। पहले
पेरेंट्स की फादर की तरफ के माने जाएंगे, फादर की साइड के अगर कोई भी नहीं है तो मदर की साइड के माने जाते हैं। ऐसे ऐसे हायरार्की एक बनी हुई है हिंदू लॉ के अंदर, आपने देखा होगा सक्सेशन एक्ट के अंदर। तो वैसे ही ये चीज़ देखी जाती है लीगल हायर के लिए कि कौन कौन लीगल हायर उस पर्सन का है। तो अगर कोई पर्सन एग्जीक्यूटर और अ लीगल हायर, कोई एग्जीक्यूटर है उस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करने वाला, ठीक है, डिसीज्ड पर्सन की, अगर कोई व्यक्ति मर गया है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका लीगल हायर या उसका एग्जीक्यूटर जो एग्जीक्यूट करेगा प्रॉपर्टी को, who has passed on his property to the executor in a writing, भाई उसने लीगल हायर या एग्जीक्यूटर को अपनी प्रॉपर्टी राइटिंग में दे दी है, लिख दी है कि ये काम करेगा, मेरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद ये सारा काम करेगा, तो वो पर्सन इसके अंदर डीम्ड असेसी माना जाएगा। ठीक है। थर्ड है द गार्जियन ऑफ अ लुनाटिक और इडियट और माइनर पर्सन। मतलब लुनाटिक मैंने बताया था, इडियट थोड़ा सा जिसका दिमाग में हिला हुआ पर्सन कहते हैं जिसको, थोड़ा सा, ठीक है, अनसाउंड पर्सन भी कहते हैं जिसको, या फिर माइनर है उनका गार्जियन हो गए, तो ये भी, या गार्जियन हो गए, इन सब के वो भी डीम्ड असेसी में आएंगे। और एजेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इंडियन रिसीविंग इनकम फ्रॉम इंडिया, मतलब कोई जो एजेंट है नॉन रेजिडेंट इंडियन का, एनआरआई पर्सन जो इंडिया में अभी नहीं रह रहा है, उसका कोई एजेंट यहाँ रह रहा है और वो उनके बिहाफ पे इनकम उनकी रिसीव कर रहा है, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो लायबल फॉर द पेइंग द टैक्स एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड डीम्ड असेसी। ठीक है, ये उनके बिहाफ पे ये उनका डीम्ड असेसी माना जाएगा। ठीक है, तो डीम्ड असेसी की तो ये 4 कैटेगरीज हो गई, आपको समझ आ गया। और लास्ट जो 4th कैटेगरी है असेसी की टाइप जो है वो है असेसी इन डिफॉल्ट। इन डिफॉल्ट का मीनिंग हुआ इज अ पर्सन, असेसी इन डिफॉल्ट इज अ पर्सन हु हैज फेल्ड टू फुलफिल हिज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस एज पर द इनकम टैक्स एक्ट सच एज नॉट पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट और नॉट फाइल्ड इज इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब इन डिफॉल्ट मतलब आपने डिफॉल्ट कर दिया है कि आपने अपनी पिछले साल की रिटर्न अभी तक नहीं भरी है, आपने गवर्नमेंट को अभी तक टैक्स नहीं दिया है, तो आप असेसी इन डिफॉल्ट माने जाएंगे। तो ये थी 4th कैटेगरी असेसी की। 4 टाइप्स मैंने आपको बता दिए। जनरल होता है असेसी, सेकंड होता है रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड होता है असेसी डीम्ड असेसी और 4th होता है असेसी इन डिफॉल्ट। तो ये मैंने 4 आपको बता दिए कौन कौन होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, असेसी का मीनिंग समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लॉ नोट्स एकेडमी पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, लॉ से रिलेटेड सब सब्जेक्ट्स पे बना रखे हैं, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं और जो वैसे भी जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छे आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपकी नॉलेज के लिए वीडियोस बना रखे हैं। डेली अपडेट करती रहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो अगर पसंद आता है, कमेंट भी अपना दे सकते हैं। और आपने मुझे अगर सब फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी और टेलीग्राम पे लॉ नोट्स एकेडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।